नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत के हम लोग चुनावी चकचक से थक गए हैं। जरा सोचे, कितने महीनों से राजनीति और चुनाव के चलते भारत में सब कुछ ठहरा हुआ है। नेता भागते रहे, पार्टियां दम लगाती रही, मीडिया शोर करता रहा, लेकिन हम लोग ठहरे और ठिठके रहे। हाँ, कोई माने या नहीं माने, अपना मानना है कि मतदाता ठहरे और ठिठके हुए थे। सन 2014 के चुनाव में मतदाता कूल था, वह चुपचाप देख रहा था। उस पर इस बात का असर नहीं था कि कौन उम्मीदवार उसके घर आया या नहीं, किसने पैसा खर्च किया और किसने नहीं। वह चुनावी चकचक से तटस्थ दिलो दिमाग में एक विचार बनाए हुए था और जब वक्त आया तो जाकर वोट डाला। नरेंद्र मोदी का जो समर्थक था या जो विरोधी, उस पर इस बात का फर्क नहीं था कि उम्मीदवार उसके घर पर आया या नहीं, उसने पैसा खर्च किया या नहीं। जाहिर है, यह चुनाव लोगों के सोच विचार की प्रक्रिया में परिवर्तन को भी लिए हुए हैं। अब लोग खबरदार हैं और ऐसा मीडिया के चलते हैं। मीडिया का कोई भी जरिया हो, वही लोगों के दिलो दिमाग में धारणा बनाता है, दिमाग में कुलबुलाहट पैदा करता है, उसका चुपचाप फैसला बनवाता है। यह बहुत बारीक और गंभीर बात है। हल्ला बोल और शोर के बीच जनता के दिमाग के पकाने की एक अलग प्रक्रिया बनी है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सियासी गपशप और चुनावी सुर्खियां हैं। शुरुआत चुनावी गपशप से करते हैं। अगर आम इंतखाबात के नतीजे वैसे ही आए जैसे एग्जिट पोल में बताए जा रहे हैं तो राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद आगे आकर हार की जिम्मेदारी ली थी, क्या वो उसी तरह आम इंतखाबात के नतीजों की जिम्मेदारी लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके बाद उनकी क़यादत का रुख तय होगा। कांग्रेस पार्टी में अभी से इसकी कोशिश शुरू हो गई है कि इंतखाबी नताइज की मुश्तरका जिम्मेदारी ली जाए और राहुल की क़यादत पर नाकामी का ठप्पा नहीं लगने दिया जाए। कांग्रेस के माहिरीन ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी के इजलास में इस मसले पर गुफ्तगू हुई है और अगले 2 दिन में पार्टी इस पर आखिरी फैसला लेगी। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत का सहरा राहुल गांधी के सिर सजाते हुए कांग्रेस ये लाइन तय करेगी कि जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राहुल ही पार्टी के आगे के लीडर हैं और सोनिया गांधी के बाद कमान उनको दी जाएगी। अगले साल सोनिया गांधी की 5 साल की मियाद खत्म होगी और कहा जा रहा है कि राहुल को कौमी सदर बनाया जाएगा। उससे पहले इंतखाबी नताइज के बाद वो लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा बनेंगे। यानी प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ के शोर के बावजूद राहुल की क़यादत को लेकर कोई अगर मगर नहीं होगी। बीजेपी के रहनुमाओं को उम्मीद है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जो एनडीए था उसमें शामिल रही कई पार्टियां एक बार फिर घर वापसी कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी रहनुमाओं ने ज्यादा जोश के साथ मुमकिन हिमायती पार्टियों से बातचीत शुरू कर दी है। बीजेपी के माहिरीन ज़राए का कहना है कि हुकूमत को इस्तेहकाम देने और कांग्रेस को अलग थलग करने के लिए पुराने हिमायतियों को लौटाने की बात होगी। बीजेपी को इस बात की भी फिक्र है कि ऐवान बाला में वो अक्सरियत से काफी दूर रहेगी और वहाँ अब भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में अगर हुकूमत ने वहां अक्सरियत का जुगाड़ नहीं किया तो उसका कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए भी नए हिमायतियों की जरूरत है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के रहनुमा करुणानिधि या जयललिता में से किसी एक को साथ लाना चाहते हैं। उनके अलावा नवीन पटनायक से भी बात हो रही है। जगन मोहन और के चंद्रशेखर राव के भी एनडीए के साथ आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कई रहनुमा नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को लाने की कोशिश में भी लगे हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने नए हिमायतियों को जोड़ने की मुहिम पर सहमति दे दी है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल का कामकाज और रहनुमाओं के साथ तालमेल इन दिनों बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तभी पीर के रोज एग्जिट पोल के नतीजों पर बहस में कांग्रेस रहनुमाओं के हिस्सा लेने या नहीं लेने के मसले पर जबरदस्त कंफ्यूजन हुआ। कांग्रेस तर्जुमान डॉक्टर शकील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2004 और 2009 में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए थे। इसीलिए इस बार कांग्रेस का कोई लीडर एग्जिट पोल को लेकर टेलीविजन पर होने वाली बहस में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन कांग्रेस के कई रहनुमा अलग अलग चैनलों पर बहस में हिस्सा लेने पहुँच गए।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मणिशंकर अय्यर कई चैनलों पर मौजूद रहे। उन्होंने एग्जिट पोल के आदात पर सवाल उठाए और बहस में हिस्सा लिया। इसी तरह कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला और मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद ने भी एग्जिट पोल को लेकर मीडिया से बात की। कांग्रेस के तर्जुमान रहे राशिद अलवी और पार्टी के गैर ऐलानशुदा तर्जुमान पूनावाला भाइयों ने भी टेलीविजन चैनलों पर बहस में हिस्सा लिया। कांग्रेस के माहिरीन जराए का कहना था कि पार्टी के आला रहनुमाओं ने ये तय किया था कि एग्जिट पोल की बहस में हिस्सा नहीं लेना है, लेकिन मीडिया सेल ने कायदे से इसकी इत्तला सभी कायदीन को नहीं दी। कांग्रेस के कुछ रहनुमा सफाई में ये भी कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर को कोई नहीं समझा सकता है और तहसीन व शहजाद पूनावाला ऐलानशुदा तर्जुमान नहीं है, जबकि बाकी रहनुमाओं ने सिर्फ बाइट दी है। अब आज की चुनावी सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश के चुनावी मूड को बूझ सकेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज वाज़ेह कर दिया है कि अगर लोकसभा इलेक्शन के नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी की नहीं होगी। पार्टी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर कमलनाथ ने कहा है कि अगर नतीजे खराब आते हैं तो इससे राहुल की क़यादत की सलाहियत पर सवाल नहीं उठता है। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी कभी भी यूपीए हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मनमोहन सिंह की हुकूमत ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन पार्टी और हुकूमत इन कामयाबियों को अच्छे तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा सकी। उन्होंने कहा कि जो भी नतीजे होंगे वो इस बात का इशारा है कि लोगों ने यूपीए हुकूमत के कामकाज को किस तरीके से देखा, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि 10 साल में हुकूमत ने कोई काम ही नहीं किया है। दूसरी जानिब बीजेपी ने कहा है कि सोनिया और राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस मनमोहन सिंह की तरह का कोई बलि का बकरा तलाश कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा अरुण जेटली ने वजीर आजम मनमोहन सिंह की तारीफ की है। वाज़ेह रहे बीजेपी ने पूरे इलेक्शन में मनमोहन सिंह पर सख्त तनकीद की थी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी और उनकी क़यादत वाले एनडीए को मुकम्मल अक्सरियत मिलने की पेशेन गोई के एक दिन के बाद जेटली ने मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत समझदार रहनुमा है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की शख्सी वफादारी हमेशा शक व शुबहा से अलग रही है। जेटली ने कहा कि वजीर आजम हर मसले पर अच्छी समझ रखते थे और अपने सामने लाए जाने वाले मजमून पर पूरी तैयारी के साथ बात करते थे। जेटली ने हालांकि ये जरूर कहा कि मनमोहन सिंह कांग्रेस सरबराह के मुंतखब हुए वजीर आजम थे, इसलिए उनको कुछ हद में काम करना पड़ा है, लेकिन वो पूरी ईमानदारी और वकार के साथ रुखसत हो रहे हैं। 16वें लोकसभा के इलेक्शन के आखिरी दौर की पोलिंग खत्म होने और एग्जिट पोल में मुकम्मल अक्सरियत मिलने की पेशेनगोई के बाद बीजेपी में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के साबिक सदर नितिन गडकरी ने आज पार्टी के सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने गुज़िश्ता लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा रह चुकी सुषमा स्वराज से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने भी राजनाथ सिंह और दिगर लीडरान से तबादला ख्याल किया है। इससे पहले पीर को नरेंद्र मोदी ने साबिक स्पीकर पीए संगमा नितिन गडकरी और छत्तीसगढ़ के वजीर आला रमन सिंह से मुलाकात की थी। इलेक्शन के आखिरी मरहले के बाद टेलीविजन चैनलों पर दिखाए गए एग्जिट पोल के नतीजे पर भारतीय जनता पार्टी ने इत्मीनान का इजहार किया है। पार्टी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी के अकेले 250 से 207 सीटें आएंगी और एनडीए की सीटों की तादाद 305 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बावजूद अगर कोई पार्टी एनडीए में शामिल होना चाहती है तो उसका इस्तकबाल होगा। दूसरी जानिब कांग्रेस ने इन नतीजों को मुस्तरद कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि 80 करोड़ वोटरों वाले मुल्क में कुछ लाख लोगों के नमूने सर्वे की बुनियाद पर नतीजे कैसे बताए जा सकते हैं। डॉक्टर शकील अहमद ने भी एग्जिट पोल की पेशेनगोई को मुस्तरद करते हुए कहा है कि 2004 और 2009 में भी नतीजे इसके बरक्स आए थे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी रहनुमा नरेश अग्रवाल ने भी इन नतीजों को मुस्तरद किया है। एनसीपी के रहनुमा और मरकजी वजीर प्रफुल्ल पटेल ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जानिब रुझान दिखाया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में एक मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत की जरूरत है। पटेल ने एग्जिट पोल के नतीजे का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत हुकूमत की जरूरत महसूस करती है और अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है तो इस मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यूपीए का हिस्सा है, लेकिन असल इशू ये है कि मुल्क को एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि हिंदुस्तान में जो भी नई हुकूमत तश्कील पाएगी, अमेरिकी इंतजामिया उसके साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी की हुकूमत बनने और नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने की कयास आराइयों के बीच ओबामा का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। ओबामा ने पुरअमन तरीके से इलेक्शन खत्म होने पर हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि वो नई हुकूमत बनने और उसके साथ काम करने का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी ने उसके इस बयान का इस्तकबाल किया है। बीजेपी तर्जमान
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ओबामा के इस बयान से हवा का रुख जाहिर होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक हिंदुस्तान की नई हुकूमत के साथ यकीनी तौर पर ताउन करेंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। जरा याद करें, ममता बनर्जी ने कैसे लेफ्ट के गढ़ को ढहाया, कैसे आज को मौन सुखबुखाट ने खारिज किया, कैसे दिल्ली में आप जीती। मतलब वोट से चुपचाप सत्ता पलट का फैसला जिस प्रक्रिया में पक रहा है उसकी भट्टी अनिवार्यतः मीडिया है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अगर इंतखाबी तशहीर के बीच मीडिया में आई खबरें और रहनुमाओं के एक दूसरे पर दिए बयान पर ध्यान दिया जाए तो ये तस्वीर उभरती है कि पार्टियों ने बेतहाशा पैसा खर्च किया। 300 करोड़ से ज्यादा नकदी तो इलेक्शन कमीशन ने जब्त कर ली। एक खबर ये थी कि राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए जापान की एक कंपनी को ठेका दिया गया और इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उससे पहले ये अदद भी आया है कि भारत निर्माण की तशहीर पर यूपीए हुकूमत ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। नरेंद्र मोदी की तशहीर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का कांग्रेस और दूसरी बीजेपी मुखालिफ पार्टियों ने आयद किया है। कांग्रेस रहनुमाओं ने मोदी की लहर को मनी और मीडिया की लहर करार दिया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने तो इंतखाबात के बीच एक सहाफी से ये पूछ लिया कि उनको मोदी ने कितने पैसे दिए हैं। तभी ये सवाल उठा है कि क्या इस बार हुए आम इंतखाबात में वोटरों के मन को मुतासिर करने में पार्टियों की तशहीर कारगर रही। ये भी सवाल उठा है कि मीडिया में गुज़िश्ता 2-3 साल में जो खबरें आई उनका ज्यादा असर रहा या इंतखाबात शुरू होने पर पैसे लेकर जो इश्तेहार दिखाए गए उनका ज्यादा असर हुआ। वोटरों के दिलो दिमाग में कौन सी बात ज्यादा घुसी। कांग्रेस और यूपीए हुकूमत के कामकाज की जो इमेज उसके दिमाग में बैठी थी उसके कंट्रास्ट में नरेंद्र मोदी और गुजरात की तरक्की का जो मॉडल उसके सामने आया था उसने ज्यादा मुतासिर किया या तशहीर और इश्तेहार ने ज्यादा मुतासिर किया या 2 महीने तक कई रहनुमाओं की भागदौड़ ने वोटरों को अपना मन बनाने में मदद की। इन सवालों का बहुत सीधा जवाब नहीं हो सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि तशहीर शुरू होने से बहुत पहले लोगों ने अपना मन बना लिया था। इसीलिए तशहीर में सैकड़ों हजार करोड़ रुपए खर्च होने और उससे लोगों को मुतासिर करने के इल्जाम में दम नहीं है। याद करें, जब पिछले साल अक्टूबर में नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में रैली करने गए थे तब कैसी भीड़ जुटी थी। उससे पहले सितंबर में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रैली की थी, तब भी रैली में हुजूम उमड़ा था। ध्यान रहे, सितंबर अक्टूबर की रैलियों के 4 महीने बाद इंतखाबात का ऐलान हुआ। इसका सीधा मतलब है कि इंतखाबात के ऐलान से कबल लोगों ने इस बार के इंतखाबात के लिए अपना मन बनाया था। उस वक्त तक मीडिया में पार्टियों और रहनुमाओं की तशहीरी मुहिम शुरू नहीं हुई थी। यानी ये लब्बुलवाब निकाला जा सकता है। माहौल बनाने और वोटरों का मूड बनाने में मीडिया का हाथ था, लेकिन वो तशहीर के नाते नहीं था। यूपीए हुकूमत की जैसी रिपोर्टिंग गुज़िश्ता 3 साल में हुई थी उससे वोटरों ने चुपचाप अपना मन बना लिया था। महंगाई, बदउनवानी और यूपीए हुकूमत के फैसलों को लेकर जैसी खबरें मीडिया में आई उसने वोटरों का मन बनाने में सबसे ज्यादा मदद की। तभी वोटरों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि किसने किसके ऊपर क्या इल्जाम आयद किया, किसने कैसा उम्मीदवार दिया और कौन उनसे वोट मांगने आया या नहीं आया। उनका मन बना हुआ था और उन्होंने उसके मुताबिक ही वोट डाला। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनाव की नई हकीकत पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय मीडिया के कई जानकार हैरान परेशान हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की हाइप बनी, कैसे जनता के मनोविज्ञान और परसेप्शन में नरेंद्र मोदी का आइडिया बैठा। अब ये बात बहुत फालतू है कि खरीदे हुए मीडिया ने हवा बनाई या कारपोरेट ने हवा बनाई। वजह कुछ अलग ही है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, आपका अनुभव है कि वामपंथियों के गढ़ के अंदर ममता बनर्जी ने अपनी हवा बनाई। वो हवा कैसे बनी लोगों के बीच में कि इतना पुराना राज वामपंथियों का खत्म हुआ और अब ममता बनर्जी इतनी अच्छी जनता के बीच में संवाद बनाने वाली अच्छी कम्युनिकेटर है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में हल्ला हुआ। ये क्या, ये हल्ला इनका बनना उनका बनना, हल्ला बनने की प्रक्रिया को आपने कुछ बूझा है क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का इस बार जो हल्ला आप बोल रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे एक क्षेत्र का वो रिसर्च करते हैं और समझते हैं। सिर्फ रिसर्च नहीं, वो अपना अंडरस्टैंडिंग है वो किसी का नहीं है। क्योंकि मैं बंगाल के पॉलिटिक्स मतलब बहुत नजदीक से बहुत कवर करता हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। एक सीपीएम के लीडर मुझे कह रहे हैं
कि पहले जब मोदी जी आ रहे थे और भाषण दे रहे थे, हम थोड़ा खुश हो रहा था कि चलिए नरेंद्र मोदी जी ने कारण अगर ममता के खिलाफ, हाँ, और उसमें डिवीजन ऑफ वोट हो जाता है। हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ वोट रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन के आधार पर नहीं होती है, ये लेफ्ट वर्सेस नॉन लेफ्ट एक डिवीजन ऑफ वोट होता है। तो अच्छी बात है। जैसे यूपी में कांग्रेस की हालत खराब हो गया है, ये मुलायम और ये पोलराइजेशन, यहाँ भी नरेंद्र मोदी के कारण ममता का नुकसान हो जाएगा और सीपीएम का थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन जब मोदी जी ने बार बार आ रहे हैं और उसमें सीपीएम को लगा कि ये तो हमारे स्पेस भी ले रहे हैं और ये तो ऑपोजिशन का जो स्पेस, जो चिट फंड का इशू 3 साल में हमने ये इशू नहीं किया, और भ्रष्टाचार का इशू और ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, हम लोग बोलते रहते हैं लेकिन सीपीएम पार्टी ने इशू नहीं किया। कांग्रेस को तो छोड़िए, वो इरेलीवेंट हो गया और ये स्पेस नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं। और देखिए एक सेंटेंस नरेंद्र मोदी जी का, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि दीदी क्या ये परिवर्तन है? हम तो अभी बंगाल में आके देख रहे हैं कि आप परिवर्तित हो गए हैं और बंगाल का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जॉब नहीं मिला, पॉवर्टी है। आपके अनुसार ये बात बांग्ला भाषी और बिल्कुल इंटीरियर के आम बांग्ला भाषियों में, जो कि झारखंड से सटे हुए जो सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, वहां असर कैसे हुआ? क्योंकि एक हिंदी में भाषण एक दूर वहां मीडिया के जरिए हुआ, अखबार के जरिए हुआ या टीवी चैनल के जरिए हुआ, जो लोगों के दिमाग, दिलो दिमाग में छूने का काम कैसे होता, भले ममता बनर्जी हो या भले वो उसको समझे। देखिए नरेंद्र मोदी जी का इस बार मैंने जो देखा है उसमें वो कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कि ये करने से ममता हमारे चुनाव के बाद नहीं आ सकते हैं या आ सकते हैं, ये जो बहुत सारे बीजेपी लीडर के भी मन में है कि एनडीए के बारे में सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का जो स्ट्रेटेजी था ना कि वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले तो भाई बीजेपी के लिए जो वर्जिन लैंड है वो हमारा अपने पार्टी के लिए वो है, वो एग्रेसिव होना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए। वो कम्युनिकेट वोटर के बीच में कैसे हो रहा है, वोट के दिमाग में किसके जरिए, जब बांग्ला में नहीं बोल रहे हैं, वो टीवी चैनल से जा रहा है, अखबार से जा रहा है, वो डायलॉग कैसे बैठ रहा है लोगों के लिए? अब मैं आपको बता रहा हूं, 2 रीजन। अब सिंपल बात है, एक है जैसे हम लोग बंगाली है लेकिन साउथ इंडिया में हिंदी के बारे में एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक है, उसका भी हिस्ट्री है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन बंगाल के लोग, थैंक्स टू बॉलीवुड, थैंक्स टू हमारे हिस्ट्री, हम लोग हिंदी में हमारा कोई समस्या नहीं है। मतलब वहां कोई वेंकैया नायडू का जरूरत नहीं होता, वहां बात पहुंच जाती है, दिमाग में ट्रांसलेशन का जरूरत नहीं होता है। तो डायरेक्ट हिंदी में जो बात कर रहे हैं, शायद वो इंग्लिश से ज्यादा हिंदी में बंगाली कनेक्टेड होते हैं। उस नाते आपके अनुसार जो कम्युनिकेशन हुआ नरेंद्र मोदी का, या इस चुनाव के अंदर जो लोगों के बीच में दिलो दिमाग में जो बात बैठी, जो कुछ हुआ, उसके पीछे आप 2-3 साल की लगातार कोशिश थी या हालात थे, या सचमुच में बोलने का अंदाज नरेंद्र मोदी का वो ज्यादा निर्णायक था? मोदी जी को आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी को जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत स्ट्रेट और सीधी मतलब बात करते हैं, और वो दीदी को जैसे एड्रेस कर रहे हैं वो आम जनता के मन में एकदम डायरेक्ट आ रहे हैं कि दीदी आप हमें जेल में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार है, क्योंकि बांग्ला भाषा सीख लेंगे जेल में जाके, क्योंकि बहुत मिठास है ये भाषा में। अब बोलिए बंगाली जो है ये सुन के उनको क्या रिएक्शन होगा? मतलब भाषण, और भाषण में भले हिंदी में बोले लेकिन उसका असर भाषण का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत रोल होता है। और देखिए एक चीज हम भूल गए थे बोलने के लिए, जैसे एक प्राइमरी स्कूल टीचर लेके भ्रष्टाचार हुआ है बंगाल में, आपको पता नहीं है, हम दिल्ली में रहते हैं, हम ही भूल गए थे। नरेंद्र मोदी जी वहां जाके प्राइमरी टीचर का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर जिक्र किया और इंक्वायरी डिमांड किया, जो दिल्ली में नेशनल इश्यू के साथ कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन वो बंगाल में ऐसे आंध्र में जा रहे हैं, आंध्र का इशू ले रहे हैं, तमिलनाडु में जाके तमिलनाडु का इशू ले रहे हैं, तो बंगाल में वो जो लोकल इशू है वो सुपर हिट हो गया है। उसके मुकाबले में बाकी जो उनके विरोधी है वो कम्युनिकेशन, वो इश्यू को इस तरह आइडेंटिफाइड करके, भले राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, क्या कांग्रेस ने, अधीर चौधरी स्टेट यूनिट है, अभी तक स्टेट यूनिट ने वो प्राइमरी टीचर के मुद्दे में कोई मूवमेंट कर सकते थे ना, किसी ने तो मना नहीं किया कि नरेंद्र मोदी आके वो बोलेंगे तब तक आप लोग इंतजार करो, तब तक कोई एम्बार्गो तो नहीं दिया था, तो वो लोग क्यों नहीं किया? ये नरेंद्र मोदी एक पैन इंडियन कैरेक्टर दिखा रहे हैं, लेकिन विद द लोकल क्षेत्रीय जो आइडेंटिटी है उसको भी अलग से पैकेज कर रहे हैं, रैली में जा रहे हैं। मतलब कनेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मतलब उस नाते अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग इलाके, अलग अलग वर्ग के
हिसाब से आप रणनीति बना के चीजों को, इश्यू को कम्युनिकेट करें तो ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा गहरा मार पड़ती है। एग्जैक्टली और वही हुआ है। मतलब देखिए, वो यूपी में नेक्स्ट डे यूपी में वाराणसी में जा रहे हैं, लेकिन रात तक वो बंगाल में थे, तो वो वाराणसी का जिक्र तो बंगाल में नहीं कर रहे ना। और वो कंप्लीटली लगता है कि बंगाल के इशू में एकदम कंप्लीटली वो हो गए। तो रात में 12 बजे गांधीनगर पहुंच के नेक्स्ट डे सुबह जब वाराणसी जा रहे हैं तो बंगाल भूल गए। तो ये मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत स्ट्रैटेजी है और वो एक स्पॉन्टेनिटी है। देखिए, अगर एक नेचुरल जो है ना, वो अगर आपको नेचुरल नहीं है, आपके पीछे पीछे रिसर्च टीम जा रहे हैं और प्रॉम्प्ट कर रहे हैं ड्रामा जैसे, ऐसे तो नहीं है ना। एक स्पॉन्टेनिटी है के स्पीच में, वो एक बड़ी खूबी है, उसका बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान। बंगाल के लोग नरेंद्र मोदी को विकल्प मानना शुरू किया है। ये उनके, और ये अनहोनी बात ही है, अप्रत्याशित, सोच नहीं सकते थे, ये कोई सोच नहीं सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भाजपा बनाया, उसके बाद अभी तक बीजेपी के कोई नेता वो स्पेस नहीं दे पाया जो नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल में जाके ले लिए। जी, जैन जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।